माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक कुमार सर पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है और इस एग्ज़ाम को लोग क्यों क्वालिफाई करते हैं या क्वालिफाई करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है ना। इसका सिलेबस क्या होता है, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, इसका एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। इसके बाद एग्ज़ाम साल में या वर्ष में कितनी बार होता है, इसके फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी होती है, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये कौन करवाता है, किसके द्वारा होता है, क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, ये देखिए जैसे क्या है कि सभी स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं। जो स्टूडेंट्स यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम पास करने के बाद जब पीजी में एडमिशन कराते हैं तो उनको कई लोगों से सुनने को मिलता है कि नेट का एग्ज़ाम दीजिए, नेट क्वालिफाई करिए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो होता क्या है, इसको क्वालिफाई करने से आपको क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है। तो एक्चुअली देखिए, ये नेट और जेआरएफ दोनों अलग नहीं हैं, एक ही प्रकार का एग्ज़ाम है। इसमें बस नंबर का परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे रहने की वजह से आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप नंबर थोड़ा कम पाते हैं तो आपको नेट की उपाधि मिलती है, नंबर थोड़ा ज़्यादा पाते हैं तो वो जेआरएफ की उपाधि। इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या है? इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट यही है कि आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद आप अपने विषय से पीएचडी कर सकते हैं। अपने विषय यानी आपका जो विषय पीजी में रहा है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में आपने जिस विषय से पीजी किया हुआ है उस विषय से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और उसमें पास हो जाने के बाद आप उस विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये देखिए होता है, ये करवाता कौन है? तो करवाता इसको एक्चुअली क्या है कि दो कंडक्टिंग बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को करवाती है। एक देखिए होता है एग्ज़ाम को जो करवाता है वो होती है यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एक करवाती है सीएसआईआर, ठीक है। तो अभी इसे हम नीचे देखेंगे तो हम अब जानने का प्रयास करते हैं कि नेट और जेआरएफ होता है। तो आइए देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो ये जो होता है ये दोनों ही एक ही एग्जाम के माध्यम से मिलता है। अभी मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया कि इसमें नंबर जो है, मार्क्स आपके एग्जाम में कम और थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो जिसकी वजह से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है। अभी इसके बारे में जानेंगे इनमें अंतर क्या है। अब देखिए, एक होता है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ और दूसरा होता है सीएसआईआर नेट एंड जेआरएफ। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जो होता है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, ठीक है। इसके सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका एग्जाम जो है वो यूजीसी के द्वारा कराया जाता है और इसमें आपको नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद कुछ और भी स्टूडेंट होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं।
साइंस वाले होते हैं। तो साइंस वालों के लिए जो यूजी नेट और जेआरएफ का एग्जाम होता है वो सीएसआईआर के द्वारा कराया जाता है। सीएसआईआर भी एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके द्वारा साइंस के सब्जेक्ट का नेट और जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो हमें अभी आर्ट्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस के नेट जेआरएफ के बारे में जानना है, जिसका कि मैं फर्स्ट पेपर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ होता है, डिटेल में देखेंगे तो इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक क्वेरीज होती हैं। बेसिक क्वेरीज कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि इस एग्ज़ाम को फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए। दूसरा, फिर इसकी एज लिमिट क्या है, यानी उम्र सीमा क्या है, इसमें हमें कोई रिलैक्सेशन या छूट मिलती है कि नहीं। डिफरेंट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को क्या छूट मिलती है उम्र में। उसके बाद फिर देखिए एग्जाम का मूड क्या होता है, यानी किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, है ना। उसके बाद फिर देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न का मतलब एग्जाम किस प्रकार का होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ठीक है। फिर अगर ये नंबर इतने हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ये सारी बातें इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो एक्चुअली जो है इस सब्जेक्ट जो है 83 सब्जेक्ट के एग्जाम करवाती है यूजीसी, और इस अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, उसको मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा। तो उसके लिए एक अलग क्लास वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख लीजिएगा। आप देखिए इसमें है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होता है वो दो प्रकार, या हिंदी और इंग्लिश में। उसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में पेपर नहीं आता है आपके सब्जेक्ट का। फर्स्ट पेपर का जो लैंग्वेज है, फर्स्ट पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो कई भाषाओं में होती है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो 2 भाषाओं में होता है। उसके बाद देखिए मार्किंग स्कीम। मार्किंग मतलब नंबर किस प्रकार के मिलते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और उन 2 मार्क्स में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आप क्वेश्चंस गलत भी करते हैं तो आपके सही क्वेश्चंस के नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर देखिए एग्जामिनेशन कब होता है, यानी ये परीक्षा कब होती है, वर्ष में 1 बार होती है कि 2 बार होती है कि कितनी बार होती है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है जो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूजीसी। इसके द्वारा पूरे भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है, उनको ग्रांट प्रदान किया जाता है, और यही जो है अपने देश में नेट और जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है आर्ट्स साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, अरे सॉरी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब ये जो एग्जाम जो होता था पहले, ये एग्जाम पहले कराया जाता था 2018 जून में। इस समय तक ये जो एग्जाम कराया जाता था सीबीएसई के द्वारा कराया जाता था, सीबीएसई के द्वारा। लेकिन उसके बाद से एक नई परीक्षा एजेंसी का भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया, जिसको आप लोग जानते हैं, उसका नाम है एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जब से इसका गठन कर दिया गया है तब से ये परीक्षा एनटीए के द्वारा ही कराई जाती है, ठीक है। तब से लेकर अभी तक एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का एग्जाम करवाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी, यानी इस एग्जाम को फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको उसमें 5% की छूट मिलेगी, यानी आपका 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ पीजी के लिए। उसके बाद देखिए अगर कोई स्टूडेंट्स
जिसका पीजी कंप्लीट नहीं, अपीयरिंग है, यानी एमए में या एमकॉम में उसने एडमिशन कराया है और उसका पीजी का कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं मिला है, तो भी वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन शर्त ये रहेगी तो इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है यदि वह, तो उस स्टूडेंट को 2 वर्ष के भीतर 55% मार्क्स लाना होगा यदि वो जनरल कैटेगरी का है। यदि रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको 50% मार्क्स लाना होगा और ये 2 साल के अंदर आपको लाना होगा। यदि आप 2 साल के अंदर ये अपना एग्जाम नेट के पास होने के बाद पीजी का एग्जाम नहीं पास हो पाते हैं या इतना परसेंट नंबर नहीं पाते हैं तो आपका ये जो नेट का सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद इस वर्ष से यूजीसी के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये किए गए हैं कि अपने देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीए को अंडर ग्रेजुएट कोर्स कराए जा रहे हैं, तो यदि कोई स्टूडेंट्स 4 वर्ष का बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है तो वह स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यही रहेगी कि उस स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 75% होना चाहिए, यानी जनरल कैटेगरी का है तो 75% मार्क्स उसके होने चाहिए। यदि रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको 5% की छूट मिलेगी, यानी 5% कम है, 70% नंबर भी रहेगा तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो स्टूडेंट्स है वो इस एग्जाम को पास करने के बाद पीएचडी कर सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन वह स्टूडेंट किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी अगर भविष्य में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। यानी वो पीएचडी कर सकता है, नेट का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है, लेकिन उस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को फिल करने के लिए उसको पीजी करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए वही चीज़ें जो मैंने बताई कि ये आप जो हैं 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स के आधार पर इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, नेट का सर्टिफिकेट मिल सकता है, पीएचडी कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपका अंडर ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट हो उससे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको असिस्टेंट प्रोफेसर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो इस बार से चेंज किया गया है कि पहले क्या होता था कि 2 कैटेगरी में रिजल्ट आता था। एक होता था असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए, और दूसरी जो कैटेगरी होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन कराने। अब एक तीसरी कैटेगरी बना दी गई है जिसके तहत आप अगर नंबर कम पाते हैं तो आप नेट और जेआरएफ नहीं माने जाएंगे, लेकिन फिर भी आप पीएचडी के लिए कोर्स करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसमें देखिए यदि किसी कैंडिडेट को या किसी स्टूडेंट को जेआरएफ मिलता है, यानी उसका नंबर बहुत अच्छा आता है, तो वो तो स्कॉलरशिप पाएगा ही पाएगा, उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा और पीएचडी भी कर सकता है। ये स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाहता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि जेआरएफ का फुल फॉर्म ही होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी एक ऐसा स्टूडेंट जो रिसर्च करेगा और उसको उसके लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है नेट। तो नेट जब आप रहेंगे तो ऑलरेडी आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी होती है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, और इसके आधार पे भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इसके आधार पर पीएचडी करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप पीएचडी करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन जनरली नहीं। इस बार देखिए एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई है। इस कैटेगरी के अनुसार यदि आपका नंबर जेआरएफ या नेट से भी कम है
तो उस कैटेगरी में आप स्कॉलरशिप भी नहीं पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो नेट और जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं और जिसकी वजह से पीएचडी नहीं कर पाते हैं, तो आप इसके द्वारा पीएचडी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं और बीच में फिर अगले बार जब भी एग्जाम देंगे उसमें आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए ये है एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है। जनरली देखिए आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे या फिर नेट के लिए, ठीक है, और एक जगह लिखा था बोथ। तो ये दो की होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि तो उसके लिए अलग अलग उम्र सीमा बनाएंगे। यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी उससे अधिक होगी तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं। नेट के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, आप जब तक चाहें दे सकते हैं, इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं, ठीक है। तो आप जब बोथ अप्लाई करेंगे यानी दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष से कम, यानी 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ये सब किसके लिए है, जनरल कैटेगरी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या वुमेन है यानी महिला है, तो आपको 5 साल यानी 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी आपकी उम्र 35 साल तक रहेगी, तब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी उम्र सीमा में छूट, यानी जो स्टूडेंट्स 35 वर्ष के कम हैं और रिजर्व कैटेगरी के हैं वो इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि उम्र ज़्यादा हो गई है तो फिर आप केवल नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे आइए, फिर देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये एग्जाम जो होता है 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसके 100 मार्क्स होते हैं। पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। इन दोनों पेपर्स में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये जो पहला पेपर होता है वो होता है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, एनवायरनमेंट, हायर स्टडीज, इन सब से संबंधित होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट से होता है, यानी आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है, यानी आपने पीजी जिस सब्जेक्ट से किया है या कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको 150 क्वेश्चन होते हैं और इसको करने के लिए आपको 180 मिनट मिलते हैं, यानी आपको 3 घंटे में ये पेपर आपको करना होता है। और ये एग्जाम जो होता है 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है, सुबह और दोपहर में। तो 9 से 12, 3 से 6, जिसका जिस शिफ्ट में एग्जाम होता है वो उस शिफ्ट में एग्जाम देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले टाइम गैप रहता था कि फर्स्ट पेपर हो जाता था उसके बाद सेकेंड पेपर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब दोनों पेपर का एग्जाम एक ही साथ होता है, ठीक है। फिर देखिए अभी जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें जो आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस के जो टोटल सब्जेक्ट हैं यूजीसी के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है उसमें टोटल सब्जेक्ट इस समय जो है 83 हैं, जिसमें से देखिए मैंने अभी बताया आप लोगों को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, भाषा होती है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। टोटल सब्जेक्ट की संख्या क्या है, 83। तो इन सब्जेक्ट्स का अलग अलग सिलेबस जो है मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जनरली मैं इसका फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस बता दूंगा। उसके बाद आने वाले समय में मैं इतिहास और शिक्षा शास्त्र इन दोनों का भी क्लास लूँगा, पढ़ाऊँगा, तो उनका भी सिलेबस आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूँगा।
ठीक है। अब आइए देखते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो मैंने क्या कहा कि इस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी में होता है, ठीक है, लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर। यानी अगर आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं तो जिस लैंग्वेज का पेपर देंगे उसका पेपर उसी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब इसमें आपको फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ता है कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं। लेकिन यदि आपके पेपर में कोई मिसप्रिंट या कोई गड़बड़ी है, कोई गलती है, तो आपका जो दूसरा लैंग्वेज है यानी इंग्लिश के अलावा उसकी गलतियों को नहीं माना जाएगा, अगर इंग्लिश में जो चीज़ है उसी को सही माना जाए। इसलिए कहा जाता है कि एक बार पेपर हल करते समय आपको इंग्लिश में क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। यदि हिंदी में आपको कोई डाउट लग रहा है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप कभी कंप्लेन भी करेंगे, कोई शिकायत होगी आपके किसी क्वेश्चन को लेकर, तो हिंदी के आपके जो पेपर में है उसको माना नहीं जाएगा, इंग्लिश वाले वर्जन को माना जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में मैंने क्या बताया कि आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखेंगे कि 150 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो टोटल कितने नंबर की होंगे? 300, ठीक, 300 नंबर का पेपर होता है। अब 300 नंबर के पेपर में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इस 300 नंबर के पेपर में जनरली देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 60% नंबर ला देने से आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। जनरली कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है। और इसी में जब आप 10% ज़्यादा नंबर पाते हैं यानी 70%, बता रहा था आप लोगों को कि जब आप 10% ज़्यादा नंबर पाते हैं यानी 60% पाया आपने और 10% ज़्यादा नंबर आपका अगर आया तो 70% नंबर आ गया, तो आपको वही जो अभी ऊपर बताया मैंने कि JRF का सर्टिफिकेट मिलता है। यानी आप उस सब्जेक्ट में JRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आपको स्कॉलरशिप अब मिलेगी, ठीक है। बस यही बेसिक सा है। तो जनरली आपको 10% ज़्यादा नंबर लाना होता है JRF क्वालिफाई करने होते हैं। नेट मार्क्स ज़्यादा आता है उनको JRF की उपाधि मिल जाती है और फिर बाद में उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप जो है आप लोगों को पता होगा, पहले जो था कम था, इस समय जो है 37,000 रुपये है पर मंथ, ठीक है, पर मंथ है। उसके बाद जब आप 2 साल के बाद यानी JRF जब रहेंगे तो आपको 37,000 मिलेगा। फिर 2 साल के बाद आप SRF हो जाएंगे यानी सीनियर रिसर्च, तब यही स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 42,000 रुपये पर मंथ। यानी सरकार आपको PhD करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इतने पैसे हर महीने देगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप JRF हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको सरकार के पैसे से, सरकारी पैसे से रिसर्च करने का मौका मिलेगा। अब देखिए ये एग्ज़ाम जो होता है वर्ष में 2 बार होता है, जैसे मैंने बताया कि जून में होता है जनरली और दिसंबर में। कभी कभी किसी वजह से डिले हो जाता है तो एग्ज़ाम कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो जैसे देखिए इस बार एग्ज़ाम में डिले हो गया तो एग्ज़ाम लेट हुआ। अब फिर बीच में कुछ पेपर आउट होने की अफवाह फैली या पेपर आउट ही हुआ, अभी तो मैं रियल नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से देखिए इसका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो गया है। तो अगस्त में अभी नई डेट बताई गई है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन जनरली जून और दिसंबर में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी इस समय वर्तमान समय में इस एग्ज़ाम को फिलअप करने के लिए इसकी जो फीस है वो क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए क्या है 1150 रुपये और OBC कैटेगरी और EWS के लिए 600 रुपये है। SC ST के लिए ये फीस कितनी है 325 रुपये, यानी थर्ड जेंडर के लिए भी 325, यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की गई है, ठीक है। तो यही सब आज की सूचनाएं थी आज के वीडियो में, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेट JRF से संबंधित जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में या मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, और वही मुझे आगे आप लोगों को पढ़ाना भी है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को देखिए, लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का क्लास करवाऊंगा। उसके थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद इतिहास का और शिक्षा शास्त्र की भी क्लास मैं अपने द्वारा स्वयं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई समस्या है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम आने वाले समय में आगे इसमें ज़रूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।